हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी 90% में ऐसी ताकतें छुपी होती हैं जिन्हें आज तक कोई इंसान छू भी नहीं पाया। अगर कोई इंसान इस छुपी हुई सलाहियत को अनलॉक कर ले तो क्या दर्द इसे महसूस होगा, क्या खौफ इस पर असर करेगा, क्या वक्त इसके लिए रुक सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करने लगे तो क्या वो अब भी इंसान ही रहेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक होटल के बाहर लूसी को इसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ देखते हैं। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक हफ्ता पहले ही हुई थी और पिछली रात की पार्टी के बाद लूसी अब भी नशे की हालत में थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए रिचर्ड इससे एक छोटा सा काम निकलवाना चाहता है। वो लूसी से कहता है कि इसे होटल के रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछना है और इन्हें एक ब्रीफ केस देना है। लूसी को ये बात अजीब लगती है क्योंकि इतने कम काम के लिए रिचर्ड को पूरे $1000 मिलने थे और वो समझ नहीं पाती कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसी वजह से लूसी इनकार कर देती है, लेकिन रिचर्ड चालाकी से इस ब्रीफ केस को हथकड़ी की मदद से लूसी के हाथ पर बांध देता है। अब लूसी को मजबूरन होटल के अंदर जाना पड़ता है। वो रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैन के बारे में पूछती है और बताती है कि इसे रिचर्ड ने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट इनकी बात चीनी जबान में तर्जुमा करता है क्योंकि मिस्टर जैन को अंग्रेजी नहीं आती। तब पता चलता है कि मिस्टर जैन कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक माफिया है। अचानक मिस्टर जैन के लोग रिसेप्शन पर आते हैं और बिला झिझक रिचर्ड को गोली मार देते हैं। वहां मौजूद लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं। इसके बाद वो लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। लूसी को इस जगह लाया जाता है जहां मिस्टर जैंग अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार रहा होता है। ये सब देखकर लूसी की हालत खराब हो जाती है। मिस्टर जैंग लूसी के पास आता है और एक आदमी को फोन करता है जो इनकी बातचीत का तर्जुमा करता है। लूसी घबराते हुए बताती है कि ये सब रिचर्ड की वजह से हुआ है। ये एक बड़ी गलतफहमी है और इससे इस काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो खुद को एक बेचारी लड़की बताकर अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मिस्टर जैंग को इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि रिचर्ड पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को ब्रीफ केस खोलने का कोड बताता है और खुद सामने वाले कमरे में चला जाता है, जबकि इसके सारे लोग बुलेट प्रूफ आर्म्स और शील्ड तैयार करके खड़े हो जाते हैं। जब ब्रीफ केस खुलता है तो सबको हैरानी होती है, इसमें कोई बम नहीं बल्कि प्लास्टिक के कई पैकेट्स होते हैं जिनमें नीले रंग का पाउडर भरा होता है। मिस्टर जैंग इस पाउडर को थोड़ा सा निकालता है और इसके लोग एक कैदी को लेकर आते हैं जिसे मंशियात की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए रखा गया होता है। जैसे ही वो आदमी इस नीले पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा खाता है, इसकी हालत बहुत तेजी से खराब होने लगती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। टेस्ट खत्म होते ही मिस्टर जैंग इसे गोली मार देता है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रहती। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को अपने लिए काम करने की पेशकश करता है, लेकिन लूसी साफ इनकार कर देती है। इस पर एक गैंगस्टर इसके सर पर जोर से मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। फिर कहानी अचानक एक लेक्चर हॉल में शिफ्ट हो जाती है जहाँ रन आउट साइंसदान प्रोफेसर नार्मन अपने स्टूडेंट्स को दिमाग की सलाहियत के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। प्रोफेसर नार्मन बताते हैं कि इनकी पूरी जिंदगी की तहकीक से ये साबित हुआ है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी 90% में बेपनाह ताकतें छुपी होती हैं। अगर कोई इंसान इस सलाहियत को अनलॉक कर ले तो इसमें गैर मामूली ताकतें आ सकती हैं। वो बताते हैं कि इंसान ने अब तक जो भी तरक्की की है वो सिर्फ 10% दिमाग के इस्तेमाल से की है। जानवरों की बात करें तो ज्यादातर जानवर अपने दिमाग का तकरीबन 5% ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि डॉल्फिन्स तकरीबन 20% दिमाग इस्तेमाल करती हैं। डॉल्फिन ने सोनार वेव्स इसलिए बनाई हैं जिनकी मदद से वो पानी के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे को सिग्नल भेज सकती हैं, जो इंसानों के बनाए हुए साउंड सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस है। प्रोफेसर नॉर्मन ये भी बताते हैं कि अगर हालात सेल्स के लिए साजगार हो तो रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर हालात खराब हो जाएं तो वही सेल्स खुद को तबाह करना शुरू कर देती हैं, जिससे हलचल मच जाती है। लेक्चर खत्म होते ही कहानी फिर से लूसी की तरफ लौटती है जहां हम इसे एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में देखते हैं और इसकी हालत मुसलसल खराब होती जाती है। जब लूसी होश में आती है और अपने पेट की तरफ देखती है तो इसे महसूस होता है कि इसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और इस पर खून लगा हुआ है। पास ही ऑपरेशन के आलात भी पड़े होते हैं। तभी एक गैंगस्टर इसे कपड़े पहनने और बाहर निकलने का हुक्म देता है। बाहर आकर लूसी सीधा मिस्टर जैंग से पूछती है कि उन्होंने इसके पेट के साथ क्या किया है। जवाब में इनका एक आदमी जो अंग्रेजी बोलता है साफ अल्फाज में बताता है कि उन्होंने इसके जिस्म से कोई हिस्सा नहीं निकाला बल्कि इस नीले रंग की दवा का एक पैकेट इसके पेट में रख दिया गया है जिसका साइंटिफिक नाम है CPHR। ये मंशाद इतनी ताकतवर है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है और इसी वजह से ये बहुत कीमती भी है। मंसूबा यह था कि लूसी के जरिए वो पैकेट दूसरे ममालिक में स्मगल किया जाए। लूसी अकेली नहीं थी, इसके साथ 3 और लोग भी थे और तीनों के पेट में भी एक एक पैकेट डाल दिया गया था।
सबको मुख्तलिफ ममालिक भेजा जाना था जहाँ मिस्टर जैंग के लोग इनको ऑपरेशन करके वो पैकेट निकालते और मार्केट में बेचते। यही मिस्टर जैंग का पूरा कारोबार था। आदमी इन्हें धमकाते हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करें या पुलिस की मदद लें तो इनके पूरे खानदान को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद इन सब के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और इन्हें ले जाया जाता है। लूसी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन किसी तरह अपने दिमाग पर सुकून रखने की कोशिश कर रही होती है। जब इसके मुंह से कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कंक्रीट के कमरे में पाती है। वहाँ मौजूद एक गैंगस्टर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी इसे धक्का देकर रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो गैंगस्टर ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो लूसी के पेट पर जोरदार लात मारता है। इसी झटके में वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लूसी के पेट से खून बहने लगता है और अंदर लगा हुआ ड्रग का पैकेट वो लीक हो जाता है और खून में मिलने लगता है। वही ड्रग जिसकी थोड़ी सी मिकदार ने पहले मिस्टर जैंग के कमरे में टेस्ट सब्जेक्ट की हालत खराब कर दी थी, अब पूरी ताकत के साथ लूसी के जिस्म में फैलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता लूसी के जिस्म में जैसे हजारों वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। इसका अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो हवा में उठने लगती है। इसके जैसे जिस्म के अंदर छोटे छोटे धमाके हो रहे हो और नीले रंग की तवानाई इसके पूरे जिस्म में छाने लगती है। इसकी आंखों का रंग पल भर में बदल जाता है और इसके अंदर जबरदस्त ताकत जाग उठती है। इसी दौरान प्रोफेसर नॉर्मन की आवाज सुनाई देती है, जहां वो समझा रहे होते हैं कि अगर इंसान का दिमाग 20% सलाहियत तक पहुंच जाए तो वो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी हालत में इंसान इंतहाई मुश्किल हालात में भी सुकून में रह सकता है और सही वक्त पर दुरुस्त फैसला ले सकता है। वो बताते हैं कि इंसान के जिस्म में 100 और हमारे दिमाग में अरबों से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ तकरीबन 15% को ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म में गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा कनेक्शंस हैं, फिर भी इतने बड़े नेटवर्क का तकरीबन 90% हिस्सा इंसान आज तक एक्सेस ही नहीं कर पाया। प्रोफेसर नॉर्मन ये भी कहते हैं कि 40% सलाहियत पर इंसान दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद यहाँ तक कि धातुओं को भी कंट्रोल कर सकता है। इससे आगे की मालूमात इनके पास भी नहीं थी। तब एक तालिब इल्म सवाल करता है, अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% अनलॉक कर ले तो क्या होगा? प्रोफेसर नॉर्मन जवाब देते हैं कि इन्हें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ लूसी के जिस्म में दवा के असरात से इसके दिमाग के न्यूरॉन फाल होते चले जा रहे थे और वो अपनी सलाहियत के 20% तक पहुंच चुकी थी। इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुका था और वो गुंडों से निपटने के लिए तैयार थी। तभी एक गुंडा कमरे में दाखिल होता है। लूसी जानबूझकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और जैसे ही वो इसके करीब आता है, लूसी बहुत आसानी से इसे काबू कर लेती है और इसे सबक सिखाती है। वो इसकी बंदूक उठा लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर कुछ गुंडे खाना खा रहे होते हैं और लूसी बगैर किसी हिचकिचाहट के इन सबको गोली मार देती है। अपने जिस्म को तवानाई देने के लिए वो तेजी से खाना खाने लगती है, जैसे किसी मशीन में फ्यूल डाला जा रहा हो। तभी इसे गोली लगती है, मगर इससे कोई तकलीफ नहीं होती। वो अपने हाथ से आराम से गोली निकाल लेती है, जैसे ये कोई मामूली बात हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेसर नॉर्मन ने अपने लेक्चर में बताया था। अब लूसी अपने जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल कर चुकी होती है। इसके बाद लूसी बंदूक को एक बैग में रखती है और एक कैब में बैठकर अस्पताल की तरफ चल निकलती है। रास्ते में जब कैब सिग्नल पर रुकती है तो लूसी को अचानक एहसास हुआ कि वो दूर खड़े लोगों की फोन कॉल्स भी सुन सकती है। इसकी सुनने की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो काफी दूर से भी मौजूद लोगों की बातें साफ सुन सकती थी। बस यही नहीं, चंद लम्हों में वो इनकी गुफ्तगू को सुनते सुनते पूरी चीनी जबान भी समझने लगी। अस्पताल पहुंचकर लूसी सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई। वहां स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले डाटा को देखकर इसने कहा कि ये सर्जरी इसकी जान नहीं बचा सकती। इसके बाद वो डॉक्टर पर गन तान कर अपने पेट से मंशियात निकालने का मुतालबा करती है। लूसी की हालत और इसकी बातें देखकर डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर इसके जिस्म में बेहिस करने के लिए एनेस्थीसिया देने की तैयारी करते हैं, लेकिन लूसी साफ इनकार कर देती है और बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने को कहती है। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि इसे अपने बचपन की हर बात याद आ रही है। इसे अपने पैदा होने से लेकर अब तक की सारी बातें बिल्कुल वाज़े याद हैं, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के दूध का जायका भी महसूस कर पा रही है, जो किसी भी छोटे बच्चे के लिए याद रखना नामुमकिन होता है। लूसी कहती है कि अब वो सब कुछ महसूस कर सकती है, जमीन की कशिश, जमीन की रोशनी और हवा तक। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर डॉक्टर इसके पेट से दवा का पैकेट निकालता है, जिसका वजन तकरीबन 500 ग्राम होता है, क्योंकि बाकी दवा इसके जिस्म में जज्ब हो चुकी होती है। जब डॉक्टर इससे दवा का नाम पूछता है तो लूसी बताती है कि इसका नाम CPHR है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि CPHR एक बहुत ताकतवर दवा है जो हामला खवातीन के जिस्म में हमल के छठे हफ्ते के आसपास बहुत कम मिकदार में पैदा होती है और इसी से बच्चे की हड्डियां बनती हैं। डॉक्टर इस बात पर और भी ज्यादा हैरान थे
कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है और सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा ना रह पाएगी। इसके बाद लूसी अकेली ही मिस्टर जैंग के पास पहुंच जाती है। रास्ते में वो इसके आदमियों को आसानी से गोली मार देती है। लूसी इसके दोनों हाथों पर चाकू से जोरदार वार करती है और CPH के बाकी 3 पैकेटों के बारे में वो पूछती है जो बाकी 3 लोगों के पेट में डाले गए थे। मिस्टर जैंग कुछ नहीं बोलता तो लूसी इसके दिमाग को रीड करके जान लेती है कि वो पैकेट्स बर्लिन, पेरिस और रोम में डिलीवर करने थे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर लूसी मिस्टर जैंग की हालत खराब कर देती है। इसके बाद लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है जहां वो इंसानी दिमाग पर मबनी प्रोफेसर नार्मन की पूरी रिसर्च सिर्फ चंद मिनटों में पढ़ लेती है। ये रिपोर्ट तकरीबन 6734 सफ़ात की होती है, पर लूसी प्रोफेसर नार्मन को फोन करके अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो अपने दिमाग की 28% सलाहियत को अनलॉक कर चुकी है। प्रोफेसर नार्मन को पहले लगता है कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन लूसी अपने कमरे में मौजूद टीवी, मोबाइल, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करके इन्हें यकीन दिला देती है। लूसी बताती है कि दिमाग के न्यूरॉन्स को मुसलसल फाल कर रहा है ये ड्रग और बहुत जल्द वो अपने दिमाग का 100% अनलॉक कर लेगी, लेकिन इसे ये नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगी। वो ये भी कहती है कि अब इसे दर्द महसूस नहीं होता, इसकी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी हैं और जो चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं और वो सब इसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। प्रोफेसर नार्मन इसकी हालत समझ जाते हैं और इसे वही करने का मशवरा देते हैं जो नेचर का बुनियादी असूल है, यानी जो सीखा गया इसे आगे मुंतकिल किया जाए। इनकी बात सुनकर लूसी को सिम्त मिल जाती है और वो 12 घंटे बाद इनसे मिलने का वादा करती है। बाकी तीनों पैकेट लूसी के लिए हासिल करना बहुत जरूरी होते हैं। टीवी पर वो अपनी खबर देखकर लम्हे में अपना रूप बदल लेती है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर डेल रियो को यूरोप में होने वाली ड्रग स्मगलिंग की मुकम्मल मालूमात देती है। लूसी की ताकतें अब काफी हद तक एक्टिवेट हो चुकी हैं। वो एक नजर में ही पुलिस के कुत्ते को काबू कर लेती है जिसने इसे पहचान लिया था। वो डेल रियो की स्क्रीन पर इन तीनों लोगों की तस्वीर भी शेयर करती है जिनके पेट में ड्रग छुपाई गई थी। ये सब देखकर डेल रियो मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाता है। इसके बाद लूसी फ्लाइट में बैठकर डेल रियो के साथ निकल जाती है। लूसी की दी गई मालूमात की वजह से बर्लिन, पेरिस और रोम में इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। फ्लाइट के दौरान लूसी बहुत तेज रफ्तारी से तहकीक कर रही होती है ताकि वक्त शुरू होने से लेकर अब तक की सारी मालूमात जमा करके प्रोफेसर नार्मन को दे दे। इस दौरान इसकी सलाहियत तकरीबन 40% तक पहुंच गई होती है। इसके जिस्म के खुलिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। जैसे ही हालात ख़राब होते हैं खुलिया अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं और तबाही शुरू हो जाती है। लूसी के दांत गिरने लगते हैं और इसका जिस्म हवा में घुलने लगता है जिस पर इसका कोई काबू नहीं होता। वो किसी तरह जहाज के टॉयलेट में जाकर खुद को बंद कर लेती है। इसका चेहरा एक तरफ झुकने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए CPHR खाने लगती है। बस वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर के लिए इसकी हालत बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर एक धमाका होता है और इसके जिस्म के ज़र्रात हवा में बिखरने लगते हैं। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर डेल रियो को देखते हैं जहां डॉक्टर इसे बताता है कि लूसी एयरपोर्ट अस्पताल में बेहोश पड़ी है। लूसी अब 50% सलाहियत तक पहुंच चुकी होती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो डेल रियो अपनी टीम के साथ इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी सिर्फ हाथ के इशारे से ही सबको सुला देती है और डेल रियो की गन की मैगजीन खाली कर देती है। डेल रियो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। लूसी इससे CPHR के पैकेट्स मांगती है जो इन 3 लोगों के पेट में थे और जिन्हें पुलिस ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले गई थी। इसके बाद लूसी डेल रियो की कार में बैठकर अस्पताल की तरफ चल पड़ती है। डेल रियो इसकी ताकत देखकर परेशान होता है, लेकिन लूसी इसे यकीन दिलाती है कि इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अस्पताल के बाहर मिस्टर जैंग का एक आदमी इन 3 लोगों की निगरानी कर रहा होता है और फोन पर मिस्टर जैंग को सारी मालूमात दे रहा होता है। अब लूसी मोबाइल नेटवर्क को अपनी आंखों से देखने लगती है और अपने हाथों से कंट्रोल करके मिस्टर जैंग और इसके आदमियों के दरमियान चल रही गुफ्तगू को कार रेडियो पर सुनने लगती है। मिस्टर जैंग अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी सूरत में CPHR के पैकेट्स पुलिस हिरासत से वापस लेकर आए, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। इससे पहले कि मिस्टर जैंग के लोग पैकेट्स ले पाएं, लूसी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी होता है, इसलिए लूसी खुद कार ड्राइव करने लगती है। इसने पहले कभी ड्राइविंग नहीं की, मगर वो गाड़ी इस तरह चला रही होती है जैसे ये कोई वीडियो गेम हो। इसकी ड्राइविंग देखकर डेल रियो भी डर जाता है। इसी दौरान मिस्टर जैंग के लोग अस्पताल में मौजूद तमाम पुलिस वालों को गोलियां मार देते हैं और इन तीनों के पेट से पैकेट्स निकालने लगते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर के दरमियान फायरिंग
जंग शुरू हो जाती है। तब लूसी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट ब्रीफ केस में रखकर कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने लोगों को लूसी को गोली मारने का हुक्म देता है। लेकिन लूसी अब पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वो गुंडों के सामने एक अनविजिबल दीवार बना देती है और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वह आसानी से ब्रीफ केस हासिल कर लेती है और तीसरे पैकेट को भी इस आदमी के पेट से निकाल लेती है। इसके बाद लूसी गाड़ी में बैठकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास निकल जाती है। रास्ते में मिस्टर जैंग इसे देखकर समझ जाता है कि CPHR के सारे पैकेट लूसी ने हासिल कर लिए हैं। प्रोफेसर नॉर्मन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होते हैं, जहां लैब में इनकी पूरी टीम और कंप्यूटर्स तैयार होते हैं ताकि लूसी के दिमाग की सलाहियत पर तजर्बा किया जा सके। इस दौरान मिस्टर जैंग और इसके आदमी इनका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। मिस्टर जैंग का एक आदमी गाड़ी से उतरकर कहता है कि लूसी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी चुड़ैल है जिसे मारना बहुत मुश्किल है। मिस्टर जैंग आगे बढ़ते हुए कहता है इसे ये सब कुछ पहले से ही पता है और वो इसे खुद मारेगा। वो अपने तमाम आदमियों को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। लूसी इनकी बातें सुन लेती है और डेल रियो से कहती है कि वो इन्हें रोकने की कोशिश करें ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट सुकून से मुकम्मल करवा ले। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को सेल्स के काम करने का तरीका बताती है। वो बताती है कि सेल्स का तरीका इंसान की कैलकुलेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे जिस्म में बेपनाह ताकतें मौजूद हैं और अगर हम सिर्फ अपने सेल्स को कंट्रोल करना सीख जाएं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर दुनिया इंसानी कैलकुलेशन की बुनियाद पर नहीं चलती तो फिर चलती कैसे है और हमारी कैलकुलेशन गलत क्यों साबित होती है। लूसी मिसाल देकर समझाती है अगर किसी गाड़ी को बहुत तेज रफ्तारी से चलाया जाए तो एक मौका ऐसा आएगा जब वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान की सोच से बाहर हैं लेकिन इनका वजूद फिर भी मौजूद है। लूसी कहती है कि वक्त हर चीज के वजूद की बुनियाद है क्योंकि वक्त के बगैर कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। इसी दौरान मिस्टर जैंग हमला शुरू कर देता है और डेल रियो अपनी टीम के साथ दिफा में लग जाता है। लूसी अपने दिमाग की 100% सलाहियत को अनलॉक करने के लिए CPHR को अपने जिस्म में इंजेक्ट करवाने की तैयारी कर रही होती है। लैब में मौजूद तमाम कंप्यूटर और कैमरे का सेटअप तैयार कर दिया जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन परेशान है क्योंकि इन्हें लगता है कि इंसान अभी इतनी बड़ी मालूमात के लिए तैयार नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लूसी इन्हें यकीन दिलाती है कि सही मालूमात हमेशा सही फैसले करना सिखाती है। वो कहती है कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगी जिसमें सारी मालूमात महफूज होंगी और इसे आसान जबान में समझने का तरीका भी बताया जाएगा। ये इंसानी इर्तिका में एक इनकलाब ला सकता है। बाहर डेल रियो और मिस्टर जैंग के दरमियान जबरदस्त गोलीबारी हो रही होती है और काफी नुकसान हो रहा होता है। इसके बाद लूसी CPHR को खा लेती है और इसके अंदर जबरदस्त ताकत भरने लगती है। वो अपनी 70% सलाहियत तक पहुंच जाती है। लैब में मौजूद धाती आलात, कंप्यूटर्स, एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देती है ताकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके। आहिस्ता आहिस्ता वो 80% और फिर 90% तक पहुंच जाती है। इस दौरान मिस्टर जैन के लोग पुलिस पर भारी पड़ने लगते हैं और इनका एक बंदा RPG फायर कर देता है। इसके झटके के साथ ही लूसी टाइम ट्रेवल में पहुंच जाती है। अब वो वक्त को कंट्रोल कर पा रही होती है और अपनी मर्जी से किसी भी जगह किसी भी वक्त जा सकती है। वो एक ही पल में सैकड़ों साल पीछे चली जाती है और इंसान की इर्तिका को देखती है। इसके बाद वो डायनासोर्स के जमाने में पहुंचती है, फिर दुनिया की पहली औरत को देखती है जिसका नाम लूसी था, जिनकी किस्म वक्त के साथ इर्तिका पाकर आगे चलकर इंसान बनी। वो सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों साल पहले की तब्दीलियों को न सिर्फ जमीन पर बल्कि हमारी कहकशां में भी होते हुए देखती है। वो वक्त की शुरुआत से अब हर चीज को समझने लगती है जो अब तक हुई है। इस दौरान इसकी दिमागी गुंजाइश 99% तक पहुंच चुकी होती है। इसी वक्त मिस्टर जैंग बंदूक लेकर लूसी को गोली मारने के लिए लैब में आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता है और इस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक लूसी अपने दिमाग की 100% गुंजाइश तक पहुंच चुकी होती है और वहां से गायब हो जाती है। वहां सिर्फ इसके कपड़े रह जाते हैं। गुस्से में मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन पर बंदूक तान लेता है। तभी पीछे से डेल रियो आता है और मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें इसने कायनात की इब्तिदा से लेकर अब तक की सारी मालूमात महफूज की होती है। जैसे ही प्रोफेसर नॉर्मन वो वसूल करते हैं, लूसी का बनाया हुआ कंप्यूटर बिखर जाता है। जब डेल रियो पूछता है कि लूसी कहाँ है तो लूसी इसके मोबाइल पर मैसेज भेजती है
मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर नॉर्मन समझ जाते हैं कि लूसी अब उसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह बन चुकी है जो नजर तो नहीं आ रही मगर मौजूद हर जगह है। आखिर में लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, अब सवाल यह है कि हमने इसके साथ क्या किया। और यही सवाल लेकर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये इस सवाल की थी जिसका जवाब शायद इंसान अभी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही जहन हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।